घर में रह सकें। और जो पुरानी कहावत रही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जितना हम अपना ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का, परिवार का ख्याल रख सकें, वो रखना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ने पे कोई काम काज है तो कार्यकर्ताओं से मैंने अपील की है कि जहां घर पे रह करके फोन से संपर्क बनाए रखें, और अगर कोई तकलीफ और परेशानी में है तो उसका अगर सहयोग मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि बीमार होने से अच्छा है इस बीमारी से कैसे दूर रहा जाए, बचा जाए। वही सभी कार्यक्रम नवरात्र के बाद जब चीजें ठीक हो जाएंगी उसी समय कार्यक्रम किए जाएंगे, क्योंकि इधर 23 तारीख से साइकिल चलाने का कार्यक्रम था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के पार तक जाना था। अब वो कार्यक्रम सब निरस्त कर दिए हैं। 22 अप्रैल से फिर समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम शुरू होंगे। सरकार ने अभी कहा कि ये दमदार सरकार है, लेकिन पिछले 3 साल का कार्यकाल देखें तो ये दमदार सरकार नहीं है, निर्णय ना लेने वाली सरकार है। निर्णय ना लेने वाली सरकार का ही परिणाम है कि कई चीजों में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे चल रहे हैं। आज के जब विज्ञापन सरकार के मैंने देखे, और जिस दिन से विज्ञापन सरकार चला रही है, पहला विज्ञापन में किसानों के लेकर के जो गन्ने का भुगतान है वो सबसे पहले सरकार बताती है। सरकार ये कहती कि इतने रुपए का भुगतान अभी तक का किया गया है, लेकिन सरकार न जाने क्यों ये छिपाती है कि अभी कितना बकाया है। महंगाई के कारण जो चीजें महंगी हुई हैं, चाहे वो खाद हो, चाहे और चीजें नहीं हो, सबसे ज्यादा तकलीफ अपना संकल्प पत्र पलटना चाहिए, लेकिन सरकार अपना संकल्प पत्र नहीं पलट रही है। सरकार ने जो भरोसा दिलाया था, आश्वासन दिया था, सरकार ने कहा था कि ना गुंडा राज होगा ना भ्रष्टाचार, लेकिन पिछले 3 साल में जो देखने को मिला है, गुंडा राज और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। वो आंकड़े बताए जा सकते हैं कि आंकड़ों में कहां खड़ा है उत्तर प्रदेश। वहीं ये कहा गया कि सभी कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी ने अपना मुख्यमंत्री आवास के अलावा कहीं वाईफाई किया हो तो बता दें आप। ये कहा गया कि सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटा जाएगा, लेकिन लैपटॉप कितना बटा है? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा जब राजधानी के अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन लग रही है, ना दवाई है और ना ही गरीब को इलाज मिल पा रहा है, तो समझ लीजिए इस गंभीर बीमारी की कितनी सरकार की तैयारी होगी। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। जो आमदनी थी भी वो आधी रह गई है, और बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, और खासकर सबसे गरीब इलाके में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसानों ने की हैं। केवल एक महोबा जिले का मैं उदाहरण दे सकता हूं कि जिसमें 29 फरवरी को
29 फरवरी को 14 विधायक समाजवादी पार्टी और एमएलसी मिलकर के गए थे, 65 मृतक किसानों के घर पर पहुंचे थे। जिन किसानों को भरोसा था कि उनका जो कर्ज है वो माफ हो जाएगा, उनको उनकी फसल का पैसा मिल जाएगा, लेकिन न उनका कर्ज माफ हो पाया, न ही उनको फसल का कुछ जो पैसा मिलना चाहिए था मिल पाया, जिसके कारण आर्थिक तंगी के कारण उन किसानों ने परेशान होकर के आत्महत्या कर दी। लंबी सूची है ये, 65 किसान केवल एक जिले में आत्महत्या कर चुके हैं। तो सोचिए दूसरे जिलों में क्या हाल हुआ किसानों का। सबसे प्रिय काम सरकार का है गौशाला बनाने का। हमारा सरकार से अपील यही है कि जो बजट आपने रखा है वो बजट पर्याप्त नहीं है। अगर उस बजट को और बढ़ा दिया जाए और कई गुना जब बढ़ाया जाएगा तभी असली गौ सेवा हो पाएगी। बहुत धूमधाम से इन्वेस्टमेंट मीट की गई थी और याद कीजिए इन्वेस्टमेंट में कितना बड़ा सपना दिखाया गया, और आज भी उन आंकड़ों को सरकार दे रही है कि इतने इतने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का एमओयू हुआ था, इतना जमीन पर पहुंच गया है। मैं केवल सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने प्रोजेक्टों पर आपने निर्णय लेकर के उनको जमीन पर उतारा है, और कौन सी बैंक है जिसने इस कारोबार के लिए, व्यापार के लिए सहयोग किया है। और जब उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में जानते होंगे लोग, तो कोई भी इन्वेस्ट करने आने वाला नहीं है। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट नीड का सरकार बताए, और उसके बाद जो डिफेंस को लेकर के जो बड़े बड़े दावे किए हैं वो आखिरकार कितना जमीन पर उतरा है। जो चीज 3 साल में नहीं उतर पाई है, वो जब समय कम बचा है, चुनाव में जाना है, तो कितनी चीजें सामने आएंगी। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के सवाल कितने खड़े हुए हैं, जब लखनऊ के आसपास ही नहीं सुरक्षित है महिलाएं, हमारी बेटियां नहीं सुरक्षित हैं, और सरकार ने सबक भी नहीं सीखा। और नाव की घटना को लेकर के बहुत तैयारी करनी चाहिए थी सरकार को, लेकिन आसपास के जिलों में ही देख लीजिए महिला सुरक्षा का कितना उन्होंने काम किया है। महिला पूरी तरीके से असुरक्षित हैं इनके माहौल में। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। वो तो खुशी की बात है कि समाजवादी लोगों ने अलाइनमेंट कर दिया, डीपीआर तैयार कर दिया, सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को लेकर के तैयार कर दिया, जमीन एक्वायर करना शुरू कर दिया। 70% के लगभग और उससे ज्यादा किसानों से सहमति बन गई, जमीन लेना शुरू कर दिया। बजट के माध्यम से जमीन ले ली गई, उसकी वजह से ही समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। और मैंने कई मौकों पर कहा कि अभी भी वो अधूरा है, थोड़ा सा और अगर जमीन ले लें जिससे कि बिहार को छू जाएगा, वो सरकार को पता ही नहीं है। और लखनऊ का एक किसान पथ पिछले कितने वर्षों से पूरा होने का इंतजार कर रहा है। जब लखनऊ में किसान पथ नहीं सरकार बना सकती, तो सोचिए पूर्वांचल एक्सप्रेस दिवाली तक कैसे बन पाएगा, या वर्ष के आखिरी कैसे बन पाएगा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस। कम से कम हमारे योगी मुख्यमंत्री जी को सच बोलना चाहिए। मेट्रो को लेकर के लगातार उन्होंने एक बात रट ली है, और वही पिछले कई वर्षों से लगातार वही बोल रहे हैं कि 2017 से पहले कोई मेट्रो नहीं थी, सब मेट्रो नहीं चलाएंगे। कम से कम इस पे तो सच बोलना चाहिए, और सच के साथ साथ ये भी जनता को बताना चाहिए कि गोरखपुर में मेट्रो कब शुरू होगी, और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं शुरू कर पाएंगे तो समाजवादियों को विचार करना पड़ेगा कि गोरखपुर में मेट्रो कैसे बने।
और जहां पर अपने यहां सीवर लाइन नहीं बिछा पा रहे हैं। एयरपोर्ट के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। समाजवादी सरकार में जितनी रनवे स्ट्रिप बनी थी, उसके बाद कौन सी नई बनाई है? चित्रकूट की रनवे स्ट्रिप नेताजी ने बनाई, उसको और आगे बढ़ाया समाजवादी पिछली सरकार ने। इसी तरह आजमगढ़ की नेताजी ने बनाई थी, पिछली सरकार में बना था, उसको आगे और बढ़ाया। मुरादाबाद की बनी और तमाम जगह रनवे स्ट्रिप्स बनी। कुशीनगर की बनकर के तैयार है, लेकिन कब हवाई सेवाएं चालू होंगी कोई नहीं जानता। जीरो टॉलरेंस का यही उदाहरण है कि न जाने कितने सरकारी कर्मचारियों को जात के आधार पर उन्हें नौकरी से निकालने का काम किया है। स्मार्ट सिटी, कितनी स्मार्ट सिटी बनी होगी। लखनऊ जैसा शहर राजधानी स्मार्ट सिटी के दायरे में आता है। जितना समाजवादियों का कार्य है वही दिखाई दे रहा है। इनके कामकाज के तो केवल सांड दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। और अगर दूसरी स्मार्ट सिटियों को देखेंगे तो कूड़ों का ढेर लगा हुआ है वहां पर। इतना कूड़ा कभी किसी ने नहीं देखा होगा। अगर कूड़े देखने का मन हो तो किसी भी स्मार्ट सिटी में कूड़ा देखने चले जाएं। लगता यह है कि अगर कूड़ा ज्यादा है तो ज्यादा स्मार्ट सिटी है। और संकल्प पत्र में जितने भी जनता को भरोसा दिलाया गया था, पूरा संकल्प पत्र है, मुख्य बिंदु है, सब अधूरा काम है। न जाने कहां से दावा किया था कि 25,000 ब्रांचेस को खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में। मैं जानना चाहता हूं कि बैंकें बंद हो रही हैं कि बैंकें खोली जा रही हैं, ब्रांचेस खुल रही हैं। इसलिए दमदार सरकार नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये ना निर्णय लेने वाली सरकार है। और सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि तो ये की है कि इन्होंने 300 से ज्यादा विधायकों को दुखी किया। सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की 3 साल की यही है कि 300 विधायक दुखी बैठे। कल सीएम ने कहा कि पिछले 3 सालों में पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, इसको क्या आप रिएक्शन है? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने देश के होम मिनिस्टर का भाषण नहीं सुना। उन्होंने कहा कि जितने भी दंगाई आए कुछ संख्या में वो उत्तर प्रदेश से ही आए। और फिर दंगे के या दंगे से जुड़े हुए मामले या केस मुकदमे किनके ऊपर थे? मेरी बात मत मानिए, सरकार की बात मत मानिए। कम से कम पत्रकार साथी इसमें हमारी मदद कर देना कि दंगे को लेकर के किन मुख्यमंत्री पे सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। और जब दंगा करने वाले ही सरकार में हैं तो दंगे कैसे होंगे? और याद रखना, जब कभी दंगा होगा बीजेपी कराती है केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए। ने किसानों को लेकर करीब 15 मिनट तक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों पे बोला। उन्होंने कहा चाहे गन्ना का भुगतान रहा हो या किसानों को लेकर तमाम सुविधाएं देने की बात नहीं हो, सरकार ने प्रयास किया और लगातार किसान जो है इस बात को लेकर पूछा। सरकार के हर विज्ञापन पर नंबर 1 पर गन्ने का भुगतान आता है। उनके भाषणों में सुना जाएगा तो गन्ने का भुगतान आता है। ये सरकार ऐसी है जो कभी गन्ने का बकाया नहीं बताती। 7,000 करोड़ से ज्यादा अभी भी किसानों का गन्ने का बकाया है। तो वो जो आंकड़े क्योंकि हम कम बताते हैं जिससे कि सरकार के जवाब न दे दे, मुझे खुशी इस बात की 12,000 करोड़ मैं आपको कोट करते हुए कह रहा हूं कि सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए अभी बकाया है। और फिर ये कहना कि चीनी मिलें बेच दी थी पुरानी सरकार ने, वो शायद जानते नहीं है। और बताओ, अपने पड़ोस की चीजों को नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद शुरुआती दौर में जो चीनी मिलें लगी हों
लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बात का दावा कर सकती है समाजवादी पार्टी के नेताजी और अभी तक की सरकारों ने, समाजवादियों ने सबसे ज्यादा चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में लगवाई। अखिलेश जी, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले 2 वर्ष में, और जो दावा किया था सरकार ने कि हम आय दोगुनी कर देंगे, जरा हिसाब किताब लगाइए कहां से आय दोगुनी हो गई, किस फसल की आय दोगुनी हो गई। और फिर सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 37 जिले ओलावृष्टि से किसानों का नुकसान हुआ है खेती का। मैं जानना चाहता हूं कि कितने किसानों की बर्बादी का लाभ पहुंचाया आपने। ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ, बारिश से जो नुकसान हुआ, आपने कितने किसानों की मदद की। याद कीजिए जी, समाजवादी सरकार में हम दुगना मदद करते थे। जो रिलीफ मैनुअल था जिसमें 9,000 रुपए पर एकड़ देने की बात होती, उससे ज्यादा हम लोगों ने दुगना मदद की थी। और फिर जो जानवर, खुले जानवर घूम रहे हैं, उनने जो नुकसान किया है किसानों की फसल का, उसका भुगतान सरकार कब करेगी ये बताया नहीं। अखिलेश जी, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अखिलेश जी एक पूछेंगे, अगर गन्ने में भी पूछते हैं, किसान में पूछते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल कहा है कि अगले 2 वर्ष में 29 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स बनाने का दावा किया है कि अगले 2 वर्ष में 29 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स बना लेंगे। क्या आपको लगता है उन्होंने सच बोला होगा? ये तो आप बताइए। अच्छा, अगर मैं गलत बोलूं तो आप इसको ठीक कर देना। समाजवादी सरकार ने दोनों एम्स को जमीन दी गई। मुझे खुशी इस बात की कि एम्स के लिए जमीन समाजवादी सरकार में उपलब्ध कराई गई। गोरखपुर में भी जमीन जो दी गई वो समाजवादी सरकार में दी गई। पहले क्यों कहीं और दी जा रही थी, उसमें अड़ंगा अगर किसी ने लगाया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही अड़ंगा लगाया था। लेकिन उसके बावजूद भी वहां की अथॉरिटी की जमीन को देने का काम समाजवादियों ने किया। और रायबरेली में एम्स की जमीन भी समाजवादी ने दी थी, समाजवादियों ने। सवाल यह है कि उन्होंने अपने संकल्प पत्र में यह कहा है कि 6 एम्स बनाएंगे। पहला रायबरेली का एम्स इनका नहीं बनाया हुआ। पुराना जो एम्स गोरखपुर का है वो समाजवादी सरकार के समय पर जमीन दी गई, उस समय दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं 5 एम्स कहां बनेंगे, ये सरकार बताए जो अपने संकल्प पत्र में लिखा है। और जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात है, चाहे वो बांदा मेडिकल कॉलेज हो, जालौन का मेडिकल कॉलेज हो, झांसी में सीटें बढ़ाने का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज हो, और आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय वो स्वास्थ्य के विभाग देख रहे थे। सबसे पहले शिलान्यास शाहजहांपुर का हमने और उन्होंने मिलकर के किया था। ये योजना केंद्र की थी कि किस जिला अस्पताल को आप मेडिकल कॉलेज के रूप में बनाना चाहते हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं सरकार से कि जो सुविधाएं पीजीआई की तरह केजीएमए के डॉक्टर्स और उनके टेक्निकल स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, सैफई के भी मेडिकल कॉलेज को मिला वही सुविधाएं। क्या प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज को इंक्लूडिंग गोरखपुर, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों की जरूरत है, और डॉक्टर कफील पर भी झूठे मुकदमे लगे हैं, उन्होंने बच्चों को बचाने का काम किया, उनकी सरकार की रिपोर्ट बता रही है। और सबसे ज्यादा जान अगर कहीं बच्चों की जा रही, वो आज भी गोरखपुर में जा रही है। वो सूची मैंने जारी की थी। तो मेडिकल कॉलेज तो ये बनाने का काम जो है, चल कौन सा रहा ये बताइए आप। बांदा की हालत खराब होगी, जालौन की खराब हो गई, सैफई से तो आपका हमारा झगड़ा है पुराना। बस आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस दे दिया सैफई के बाद, वो अच्छी बात की आपने, उसके लिए आपको क्या कहूं मैं। लेकिन आपको जानकारी नहीं थी, इसलिए वो पहुंच गया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वहां। तो ये बताइए मेडिकल कॉलेज कौन सा अच्छा चल रहा है? सवाल ये नहीं मेडिकल कॉलेज देने का। कॉलेज बंद कर दी गए। क्या आपको लगता है कि सरकार के तौर पर यूपी गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है जो इंतजाम है? कोरोना को लेकर के सरकार को गंभीर होना चाहिए, तन मन धन से इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, और जो सहयोग करना चाहे उनका सहयोग लेना चाहिए।
अगर विपक्ष के लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो सरकार को सहयोग लेना चाहिए और उसकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कल कैसा होगा किसी को नहीं पता। जब यूरोप जैसे जहां पर तमाम सुविधाएं हैं वहां पर बड़े पैमाने पे लोगों की जान जा रही है, दुनिया में दूसरे देश तैयारी कर रहे हैं, हमारी आबादी बहुत है, हम आसपास बहुत ज्यादा रहते हैं करीब, इसलिए सरकार को ज्यादा तैयारी करनी चाहिए और ईमानदारी से तैयारी करनी चाहिए, केवल बोल करके तैयारी नहीं करनी चाहिए। और अस्पतालों में क्या तैयारी है, आप किसी अस्पताल में चले जाइए राजधानी के, सामान्य बीमारी को लेकर के इतनी भीड़ है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और रात में भी मैं एक अस्पताल में था, मैंने पूछा कि क्या तैयारी है, हालांकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों में तैयारी नहीं है जो होनी चाहिए गरीब के लिए। तो सुझाव है तो अखिलेश जी, कोरोना को लेकर सरकार लगातार अपील कर रही है। अखिलेश जी, हम अभी बोल रहे हैं, अखिलेश जी, कोरोना को लेकर सरकार लगातार अपील कर रही है कि मास्क गैदरिंग ना हो। आप भी वो अपील कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कर रहा है, सभी कर रहे हैं कि मास्क गैदरिंग नहीं होना चाहिए। अभी भी देश में कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लखनऊ में घंटा घर में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। ऐसे प्रोटेस्ट के लिए, ऐसे लोग के लिए आपकी क्या सलाह या क्या अपील है? जो मुद्दा लेकर के लोग बैठे हैं वो कोरोना से भी गंभीर है। ये बीमारी से तो लड़ लेंगे कुछ दिन के लिए, इस बीमारी से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपने स्वार्थ और वोट के लिए देश में नफरत फैलाने का काम किया, वो गंभीर बीमारी है। इसलिए हाल फिलहाल वो भी अगर बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं तो मेरी अपील है माता और बहनों से कि बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब ये बीमारी हट जाए तो फिर जो लंबी बीमारी है जो इस देश में फैली, उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के लड़ना चाहिए। देखिए, जो रोजगार का सवाल है ये बड़ा सवाल है रोजगार का, इसलिए कि काम, रोजगार और नौकरी तीन बड़ी चीजें हैं। इस सरकार ने फेल किया है और पहले तो नोटबंदी ने मारा, जीएसटी ने मारा, और ये जो बीमारी आ गई है जिसने दुनिया को हिला दिया है, तो केवल दुनिया के लोग हिले नहीं है, लोगों की जान गई है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान पहुंचेगा। आपका एक्सपोर्ट कहां है, किस स्थान पे पहुंच जाएगा? उत्तर प्रदेश जो ये दावा कर रहा था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, सोचिए जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे उत्तर प्रदेश से, उनका कहां सामान जा पा रहा होगा। और फिर सरकार ये दावा कर रही कि हम मजदूरों को जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं उनका ख्याल रखेंगे। वो सरकार के पास डेटा क्या है? मुझे तो ये लगता है कि बड़ा घोटाला कर देंगे इसी के बहाने, जैसे शौचालय में घोटाला हो गया। कहा कि हम मजदूरों को देंगे, कैसे देंगे आप? क्या तैयारी है आपको देने के लिए? तो अर्थव्यवस्था पे भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अर्थव्यवस्था पे नहीं है तो नौकरी कहां से मिल जाएंगी? अखिलेश जी, कल सरकार ने कहा है कि पिछले 3 साल के बारे में क्या कह सकता हूं? नौकरियां लोगों को दी है जो किसी सरकार ने आज तक नहीं दी। क्या चीज? कल सरकार ने कहा है कि मैंने 33 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। सरकार ये भी कह रही है कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को भी वही बना रहे हैं। अखिलेश जी, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला सरकार से, तो क्या ये माना जाए सरकार जो है भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस की नीति पे खरी उतर रही है? अच्छा है, मुझे खुशी है इस पत्रकार साथी ने जो हमें याद दिला दिया। मैं उनके लिए पूरी लिस्ट बना के लाया हूँ। वो पढ़ी नहीं, हाँ वो कुछ किसी कारण चली गई होगी, बड़ा मान लिया, किसी कारण हम मिस कर गए होंगे, क्योंकि मैं ये मानता था कि स्लाइड में आपने देख लिया होगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रही।
नहीं वो नहीं है, वो नए आए हो तुम। खराब स्वास्थ्य में नंबर 1, खराब शिक्षा व्यवस्था में नंबर 1, खराब मिड डे मील में नंबर 1, फर्जी इनकाउंटर में नंबर 1, महिला अपराधों में नंबर 1, बाल अपराधों में नंबर 1, रेप पीड़ितों से अन्याय में नंबर 1, नो फास्ट ट्रैक कॉल उसमें भी नंबर 1 है, और भ्रष्टाचार में भी नंबर 1, बेरोजगारी में भी नंबर 1, रोजगार खत्म करने में भी नंबर 1, नो स्मार्ट सिटी, कोई मेट्रो अभी तक आगे नहीं बढ़ा पाए उसमें भी नंबर 1, जात के आधार पर फैसले लेने में नंबर 1, जात को बढ़ाने में नंबर 1, थानों में जात के हिसाब से पोस्टिंग करने में नंबर 1, अगर ना हो तो बताइए आप, और पुलिस के भ्रष्टाचार में भी नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में भी नंबर 1, और पुलिस पिटाई में भी नंबर 1, आईपीएस के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, इसमें भी नंबर 1, गंगा सफाई में भी गंगा सफाई में भी क्या सफाई हुई है, हजारों करोड़ साफ हो गए, और जैसा मैंने हमेशा कहा, जब तक नीयत साफ नहीं होगी तब तक गंगा साफ नहीं होगी, और पेड़ घोटाले में भी नंबर 1, और पत्रकारों के भी ऊपर अन्याय और अत्याचार में नंबर 1। अगर आपने खबर चला दी कि दाल में पानी ज्यादा था तो समझ लो कौन सी धारा लग जाएगी आपको, वो हम नहीं जानते। आप क्या मानते हैं अपने आप को? किसमें अल्पसंख्यक को लेकर के कोई भी अपना नंबर नहीं बताए कि नंबर 1 पे है या नहीं है, कोई बात नहीं। अल्पसंख्यकों में उनके ऊपर अन्याय में सरकार नंबर 1, और खासकर मुसलमान भाइयों के ऊपर अन्याय करने में नंबर 1 से ऊपर कोई गिनती हो वो भी है। अखिलेश सरकार ने दावा किया है, सब जगह नंबर 1। अखिलेश सरकार ने दावा किया है कि पिछले 3 साल में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई है। क्या सरकार ने दावा किया है कि पिछली सरकारों में चीनी मिलें बंद होती थी, पर हमारी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी 2012 से लेकर के 2017 में, वो कौन सी चीनी मिल बिकी है वो सरकार मुझे बताए। और वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन उनका अगर भाषण सुने, जैसे उन्होंने कहा कि 2017 से पहले कोई मेट्रो नहीं थी, एक्सप्रेस में उनका है, तो क्या झूठ बोलने में नंबर 1 है सरकार की? नहीं। वसूली में नंबर 1 सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे थोड़ा स्पेसिफिक पूछना चाहूंगा, किस चीज की वसूली में नंबर 1 है? घोटाले में एक आईएएस अफसर का नाम आया था, उसके बाद जांच में उनका जो साइड फर्जी पाया गया। सीबीआई के माध्यम से स्पीडर में नंबर 1। समय क्या है, कितने बजे कर रहे हैं? तो एक बार 8 बजे पहले भी किया था उन्होंने। अध्यक्ष जी कल जो है उन्होंने कहा कि जो है पिछली सरकार जो थी उनका काम बोलता था, और इस सरकार में, हमारे सरकार में काम दिखता, दोनों में इतना अंतर है। अखिलेश जी एक सवाल है सर, तो हो जाए अभी भी समाजवादियों के काम को ही काम बना रहे हैं। कैसी सरकार होगी जिनके सबसे बड़े नेता उनके नाम पर कोई अपना काम नहीं कर पाए? मैंने कितनी बार कहा कि कम से कम बटेश्वर में जहां पर पैदा हुए थे और देश के प्रधानमंत्री बने,
कम से कम बड़ी यूनिवर्सिटी बना देते वहां बड़ी यूनिवर्सिटी लोगों के लिए। लोक भवन में खाली जगह मिल गई, तो इन्हें खाली जमीन अगर दिख गई तो गौशाला बन जाएगा, नहीं तो अपने किसी महापुरुष का स्मारक बना देंगे। लेकिन केशव का मोड़िया बोला 300 से अधिक सीटें इस बार आएंगी 2022 चुनाव में। समाजवादी पार्टी की 351 सीटें आ रही हैं। 351 2022 में। आप जान लीजिए कितनी सीटें होती हैं। समाजवादी पार्टी कोरोना में क्या मदद करना चाहती, कैसे करना चाहती? कल मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के भावना अनुरूप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के अग्रसर हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे पत्रकार साथी ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। अगर सरकार ये दावा करती कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की होगी, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट क्या आएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, ये सरकार बता देगी। और अगर सरकार की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इकोनॉमी में और माहौल नहीं बना पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाने का, तो उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी संभव नहीं है। अखिलेश जी, ये बताइए समाजवादी पार्टी कोरोना के लिए कैसे मदद करना चाहती, कैसे मदद करेगी? सभी कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने कैंसिल कर दिए हैं। साथ ही साथ हमारी अपील है कि हमारे कार्यकर्ता घर पे रहें, नवरात्र में व्रत रहें पार्टी और कहीं भी किसी तरह की किसी को जरूरत हो तो फोन पर उपलब्ध रहें, चाहे उनका मित्र हो, पड़ोसी हो। अगर कोई मदद मांगता है तो उसका सहयोग करें। रंजन गोगोई बनाने पर सवाल उठ रहा है, उनको राज्यसभा भेज दिया सरकार ने, उसको लेकर किसको? रंजन गोगोई को। देखो हम उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं। पोस्टर विवाद पर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब 10 दिन का समय पोस्टर सरकार ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया था। उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे जो संविधान और कानून को ना मानती हो? तो सरकार ने कम से कम स्वीकार तो किया कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया था। सर विधायक जो है सपा के आपसे नाराज, आजम खान साहब जो कि समाजवादी पार्टी के काफी जो है फाउंडर लोगों में से शामिल है, आपके पिताश्री के खास है, आज जब उन पर मुसीबत आन पड़ी है तो आपकी पार्टी के लोग उनके साथ क्यों खड़े नहीं नजर आ रहे? समाजवादी पार्टी पूरी उनके साथ है, उनके दुख तकलीफ में पूरा समाजवादी पार्टी परिवार उनके साथ है। एक सवाल उठता है कुछ चीजें हैं जो ये सवाल बार उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी पहले पूछ रहा हूँ, क्या गठबंधन के साथ चुनाव में जा रही है या फिर इस पर कोई विचार आप लोग कर रहे हैं? ये निर्णय लेने वाली सरकार है और मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे लोग हमें बता रहे हैं कि आप 350 सीटें जीत कर के आ रहे हो, तो एक और मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी, सच्चाई के साथ सबको साथ लेकर के हर जाति बिरादरी को जोड़ करके और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ करके, साइकिल चला करके, इसीलिए कहा कि 22 में 22 के जितना ज्यादा साइकिल चलाई जाएगी, जितने लोगों के बीच में पहुंचा जाएगा, उससे उतनी ही ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आप मुझे बताइए, 100 से 112 कर दिया आपने, पुलिस को कितनी गाड़ी नई खरीद करके दी? 102, 108 एम्बुलेंस कितनी नई खरीदी हैं? आपने पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर किया है? पुलिस को आपने बिल्कुल गुलाम बना दिया है। क्या कभी ऐसा हुआ आईपीएस पे आरोप लगा रहा हो और आईपीएस को ये सुपारी दी जाए कि इसको जेल भेज दो, तब तुम्हारी और अच्छी पोस्टिंग हो जाएगी? क्या सरकारी लोग पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर बन जाएंगे, सरकार का वेतन लेंगे और पॉलिटिकल भाषा बोलेंगे? ये कभी हुआ ऐसा क्या? सोचिए आप कभी जाकर के। जो कभी आरोप समाजवादियों पे लगाते थे, क्या सबसे ज्यादा जातिवादी काम नहीं हो रहे सरकार में? अगर एक ऐसा भी पोस्ट हो जाता था तो न जाने कितनी चीजें कही जाती कि समाजवादी जातिवादी है। लेकिन मैं अपने पत्रकार मित्रों से, पत्रकार साथियों से कह रहा हूं कि आप जातिवादी नहीं है। कम से कम जातिवाद लोगों का खुलासा करिए। सर एक सवाल जो जात के आधार पर फैसले ले रहे हैं।
वो मुझे नहीं पता, वो हम सब क्षत्रिय लोग हैं। हम भी तो क्षत्रिय हैं, नहीं है कि हम क्षत्रिय? बताइए आप, अगर नहीं हो तो बताओ। मैं तो एक सवाल और है, आप कई बार बता चुके हैं कि जितना भी आपका विकास का काम है वो सरकार उसी का नाम लेती है, चाहे वो ट्रेन हो, एक्सप्रेसवे हो, अस्पताल हो, सब कुछ हो। आपको क्या लगता है इसके बावजूद सरकार अपनी तरफ से कोई काम नया नहीं शुरू कर रही है? तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, विजन की कमी है, लीडरशिप की कमी है? मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, या फिर समाजवादी पार्टी ने इतना विकास कर दिया था कि अब कोई गुजारिश नहीं? मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब मैं अखबार में पढ़ता हूँ और ये लिखा रहता है अखबार में कि अभी तक का सबसे ऐतिहासिक बजट, और अगले वर्ष का कैसा होगा, वो भी तो उससे बड़ा होगा बजट। तो आप लिख कैसे दे रहे हो ये बात? पिछले 2 बार से आप लिख रहे हो, हर वर्ष ये लिखते हैं आप कि ये ऐतिहासिक बजट है। और जहां तक सवाल आपने कहा, समाजवादी लोगों ने एक रास्ता दिखाया विकास का, कि विकास का ये रास्ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि पहले गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो कभी भी समय पर और बिना उनका एस्टिमेशन बड़े पूरे नहीं होते थे। समाजवादी सरकार ने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को टाइम पर खत्म कर करके दिखाया और तमाम सरकारी विभागों को काम के प्रति उन्हें लगाया। क्या कभी सोच सकते थे कि ऐसी बिल्डिंगें बन जाएंगी? कभी कोई सोच सकता था कि ऐसा रिवरफ्रंट बन जाएगा? रिवरफ्रंट इस्तेमाल करना था तो नेवी को दे दिया। नेवी ने जाना ही नहीं होगा, नेवी के लोग ही नहीं जानते होंगे किसने बनाया, वो तो यही सोच रहे होंगे कि योगी जी ने बनाया है। लेकिन उनके कान में जब सच्चाई गई तो उन्होंने कहा ये सरकार तो बहुत झूठी है। ये था तो समाजवादी पार्टी ने रास्ता दिखाया, और केवल प्रदेश को नहीं देश को रास्ता दिखाया। एग्जाम्पलरी काम हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से सुंदर देश में एक एक्सप्रेसवे हो तो बताइए आप। आपके जो हॉस्पिटल्स बने, कैंसर इंस्टीट्यूट जो बने, आप देखिए लोहिया के पीछे जो बिल्डिंग बनी है, आप जाकर के देखिए बलिया में जो बना सबसे बड़ा पुल बना है, वहां पर यूनिवर्सिटी थी, स्पोर्ट्स कॉलेज दिया। गाजीपुर में कभी सर सैयद अहमद साहब ने स्कूल खोला था, वो जगह को दिया। वहां पर वो गाजीपुर में उनके गांव के लिए, ओम प्रकाश जी के गांव के लिए वो सड़क कितने सालों से नहीं बनी थी। हमने कहा ऐसी सड़क बना देंगे जो हमेशा रहेगी, कभी नहीं टूटेगी। तो कभी से एग्जाम्पलरी काम किए। वर्णा नदी को साफ कर रहे थे कि वर्णा नदी कैसे साफ बहेगी। गोमती का एक एग्जाम्पल है कि अगर आपको नदियां साफ करनी है तो इस तरीके से पहले ड्रेन बनाइए, एक भी नाला न जाए, सब ट्रैप हो जाए, उसके अंदर टैप कर दिया जाए, बाद में प्लांट तक लेके जाएं और उसके बाद उसमें पानी छोड़ दें, क्योंकि अप स्ट्रीम में हमेशा साफ होता है, डाउन स्ट्रीम में गंदा हो जाता है पानी। तो ये एग्जाम्पलरी काम किए थे। जिस बिल्डिंग का अभी लास्ट में उद्घाटन किया, एक पार्किंग की बिल्डिंग थी। क्या कोई बना सकता था इतनी बड़ी पार्किंग की बिल्डिंग? कुछ कार्यकर्ता आए और दुखी हुए, बोले कि आपकी बनाई हुई पार्किंग की बिल्डिंग इन्होंने उद्घाटन कर दी। हमने कहा केवल इतने से दुखी हो गए आप? इसका तो ठेकेदार भी चला गया, वो राज्यसभा बना था वो भी चला गया। तो समाजवादी पार्टी ने एग्जाम्पलरी काम किए। क्या आप सोच सकते थे घंटाघर इतना सुंदर दिखेगा? अधिकारियों में ट्रांसफर होते थे, समाजवादियों ने एज इट इज पुल बना दिया। तो गाजियाबाद जाइए, कभी सड़क पे चलिए, जो सड़क बनी एलिवेटेड, सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड। आप दिल्ली में बता दिए कहीं बनी हो, कलकत्ता में ऐसी सड़क बनी हो तो बता दें, आप बेंगलोर में बता दें, चेन्नई में बता दें, मुंबई में बता दें। अगर इन शहरों में नहीं बनी और समाजवादियों ने कम से कम गाजियाबाद में बना दी हो तो उन्हें बुरा लगता है। वो आपके काम को फेस नहीं कर पा रहे हैं। और आप तो शिल्पग्राम में जाने कितनी बार गए होंगे? आप शिल्पग्राम में गए हो, कभी भदोही में जाइएगा जो कारपेट बाजार बनाया है, और नोएडा में जाइए जो सिटी सेंटर बनाया है। तो केवल बुनकरों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, मंडी देखिए 100 एकड़ में मंडी बना रहे थे। हम जानना चाहते हैं कहां मंडी बनाई उन्होंने 100 एकड़ में? अरे किसान को कहां से प्लेटफॉर्म दोगे, कहां से रेट मिलेगा? जब तक आप मंडी नहीं बनाएंगे आखिरकार किसान लेकर के कैसे जाए, कहां मिलेगी उसको कीमत? तो मंडियां बना रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे। एक परफ्यूमरी पार्क कर पूछ रहे थे कि आपका परफ्यूम पार्क बंद हो गया,
हमने कहा परफ्यूम का क्या लेना देना है? हमारे जो मुख्यमंत्री जी उन्हें परफ्यूम से क्या लेना देना है? वो परफ्यूम से दूर रहते हैं क्योंकि वो योगी हैं। तो उन्हें परफ्यूम पार्क से क्या लेना देना है? कम से कम नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे थे परफ्यूमरी का। मलियाबाद में आपके आम की मंडी बन रही थी, आपके सहारनपुर से देवबंद में आपका वाया बनाती सड़क मुजफ्फरनगर से वाया देवबंद, आपके सोनभद्र की सड़क बना दी। मैं ये जानना चाहता हूं, आप एड हमारा 4 साल पुराना निकालिए। मैं सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा क्योंकि बहुत सारे अखबारों में छपा होगा। 4 साल पहले जो बिजली विभाग का जिसमें हमने गोमती नगर में उद्घाटन किया था, दिवाली से पहले जो बातें मैंने कही थी दिवाली से पहले, क्या वही बातें आज नहीं है बिजली विभाग को लेकर के आज के एड में? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 4 साल में आपने कौन सा बिजली का एक प्लांट लगा दिया, बताए हमें सरकार। एक यूनिट उत्पादन नहीं किया इन्होंने। कह रहे बिजली दे रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे हो आप। सरकार अपनी जेब गर्म कर रही है, पैसा वसूल कर रही है गरीबों किसानों से। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि बहुत काम आपने किया, लेकिन जब वोट का वक्त आया तो जनता ने काम के आधार पर वोट नहीं दिया। क्या सरकार को इसी बात का डर है कि अगर हम काम करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा? मैं हवाई जहाज में गया था और मुझे एक बहुत अच्छे जानकार मिले थे। उन्होंने मेरा हाथ देख के कहा है कि 350 आप जीतेंगे। एक मैंने जोड़ दी, 351 हो गई। तो ये बात सोशल मीडिया पे आई और खासकर बीजेपी का एक जो ट्विटर हैंडल है जो बहुत मुझे ट्रोल करता है, उसने कहा कि अरे आपने 700 रुपए दे दिए होते तो इतनी सीट नहीं जाते। वो तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी का हैंडल ये कह रहा हो, नहीं बीजेपी का हैंडल ये कह रहा हो कि अगर आपने 700 रुपए दे दिए होते तो आप ये आता आपके पास। मंगलवार को आपको हनुमान जी के साथ तस्वीरें आई थी। 25 मार्च को अस्थाई मंदिर पे शिफ्ट हो रहे रामलला के दर्शन करने जाएंगे आप? फिर मैं तुम्हारी भाषा नहीं बता दूं, जो राम है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राम है। दोनों के मैं भगवान वेंकटेश में देखता हूँ। ये सब अवतार भगवान विष्णु के हैं और ये सब भगवान मेरे घर में रखते हैं। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? भगवान नरसिम्हा भी है। और बताएं भगवान इसके बाद। मेरा एक सवाल है, एक बात ये आ रही है लगातार कि शायद जिनको बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं उन्होंने आज नहीं कहा, आज नहीं कहा तो योगी मुख्यमंत्री हाँ योगी। मगर जिनको आप मतलब मुख्यमंत्री जी का कोई फोन क्या आपके पास आया था कि आपके कार्यकर्ताओं के जो विरोध प्रदर्शन और आपने उनको कुछ कहा क्या? इस तरह की बात चर्चा आ रही है तो ये हमारे जितने भी पत्रकार मित्र हैं ये बात जानते हैं और इनमें से कुछ लोगों ने कोशिश की थी, जो सबसे बड़े सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी, उन तक फोन करने की कोशिश की थी, जानकारी लेने की कोशिश की थी कि ये सच है कि नहीं है। ये सच है, लेकिन मैंने फोन पे एक बात और कही थी, मैंने एक बात और फोन पे कही थी। ये कार्यकर्ताओं वाली बात तो हो गई सो हो गई। मैंने एक बात और कही थी और मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि आपकी सरकार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब पर अन्याय कर रही है, उसको जरा दिखवा लीजिए। और आपका एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ करके अन्याय कर रहा है। और अभी मैं टीवी इंटरव्यू में गया, एक पत्रकार साथी से सवाल जवाब में वो बात खुद स्वीकार कर गए, कहा कि सरकार जो चाहे सो कर सकती है। इसी पार्टी कार्यालय में, याद कीजिए इसी हॉल में मैंने न जाने कितनी बार आपसे कहा था कि 376 तक इस सरकार में फर्जी मुकदमे लगे हैं और एक वो गांजा को लेकर के न जाने कितनी बार यहाँ पर चिल्ला के गया है। फर्जी लगा दिया उसमें गांजा, 40 दिन जेल रहा। और आपके पत्रकार साथियों जिन्होंने खबर निकाली थी जिन्होंने कि दाल में इतना दाल है, इतनी हल्दी है या इतना पानी है, इतने दूध में पानी है, बताओ उनके मुकदमे दर्ज हुए कि नहीं हुए? तो आजम साहब के बारे में कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने? बहुत जल्दी में थे वो। लेकिन ये बात तो सरकार जान ले कि भाई आप ही मुकदमे कैसे लगा रहे? इतना अन्याय किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अन्याय किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और इसे अन्याय की वजह से ही विदाई है। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की ये है कि
300 विधायक नाराज हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सोचिए आप। आपके संपर्क में कितने हैं? आपके संपर्क में कितने हैं? बताइए। संपर्क में कितने हैं? बता दो। जब 22 में चुनाव जनता के बीच में लोग जाएंगे। अभी तक 2 दलों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और शिवपाल सिंह यादव की पार्टी ने। कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, एक ही ओम प्रकाश राजभर जी कम से कम सच बोलते थे उस सरकार में, सच बोलने की सजा भुगत रहे हैं। जिस बाबा ने आपका हाथ देखा था उसका भाजपा वाले पता लगाना बाबा है कौन? लेकिन अगली बात उन्होंने ये कहा था मुझसे, कुछ और भी कहा था कि जब कभी हम दोबारा मिलेंगे तो बात करेंगे। वो हमारे बाबा हैं और ऐसे बाबा हैं कि कोई बाबा उन पे एफआईआर नहीं कर सकता। सोच लीजिए आप कितने बड़े होंगे फिर। चलिए, बहुत धन्यवाद आप।